प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं लवकुश मिश्रा और एसकेएम स्टडी पे आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ेंगे। यानी गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल दर्पण में कितने नियम होते हैं। इस नियम को जानने से पहले एक छोटी इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे एक दूसरे चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चरर इसी एसकेएम स्टडी के नीचे लगा हुआ है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। 12, 11 और 10th की फिजिक्स मैथ वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर वहाँ पे 80% कंप्लीट है। तो प्यारे बच्चों चलिए इसमें हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं। तो प्यारे बच्चों गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। पहला नियम अब देख लेते हैं कि जब अब 3 नियम कैसे होंगे। जो अवतल और उत्तल दर्पण होता है प्यारे बच्चों, उस पर हम 3 प्रकाश के किरणों को आपतित कर सकते हैं, इसीलिए 3 नियम बताए गए हैं। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं तो किरण फोकस से होकर जाती है, और जब किरण फोकस पर आपतित करते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जो वक्रता केंद्र पर आपतित करते हैं तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे 3 नियम बताए गए हैं। पहले नियम में हम 2 फिगर बनाएंगे प्यारे बच्चों। एक तो अवतल दर्पण बनाएंगे, ये है अवतल दर्पण, और ये है उत्तल दर्पण। कलाई हमेशा दाहिनी ओर करते हैं क्योंकि प्रकाश की किरण सदैव बाईं ओर से। ये वक्रता केंद्र है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मुख्य फोकस होगा, और ये यहाँ पे वक्रता केंद्र, ये ध्रुव, ये है मुख्य फोकस। अब देखिए इसमें जब प्रकाश की किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं तो फोकस से होकर जाती है, इस तरीके से फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में, और इसमें जब आप मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। ये उत्तल दर्पण है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण। अब देखिए मैंने इसकी डिफिनीशन क्या बताया। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है उत्तल दर्पण में, तथा जाती हुई यानी फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। तो लिख लेते हैं, जब प्रकाश की किरण, अभी देखिए इसको लिखने से पहले एक चीज जान लीजिए। जब प्रकाश की किरण दर्पणों पर, दर्पणों का मतलब अवतल दर्पण और
उत्तल दर्पण दोनों पर हम साथ में ही प्रकाश की किरणें आपतित कर रहे हैं। तो परावर्तन के पश्चात इसमें तो फोकस से होकर जाती है रियल रूप से, और इसमें जाती हुई प्रतीत हो रही है वर्चुअल रूप से। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पणों पर या गोलीय दर्पणों पर, एक ही बात होगी, दर्पणों पर आपतित होता है। अब यहाँ पे एक शब्द दर्पणों शब्द बोल दिए, तो दर्पण तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक छोड़ के 2 ही बात करना है। समतल मत ले लीजिए। गुरुजी दर्पण बोले हैं, दर्पणों शब्द बहुवचन है तो सब दर्पण पर ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे केवल 2 दर्पण के लिए हम बात कर रहे हैं। तो दर्पणों पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, अवतल दर्पण में तथा जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। अब प्यारे बच्चों, हम लोग दूसरा नियम लेंगे। फिर 2 दर्पण यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से, ऐसे। यहाँ पर भी दोनों दर्पण अवतल और उत्तल होंगे। एक मुख्य अक्ष हो गया, ये है प्रकाश वक्रता केंद्र, ये है मुख्य फोकस। यहाँ पे एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं, और ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, ये फोकस, ये ध्रुव। अब इसमें जब प्रकाश की किरण आप फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अवतल दर्पण में। आप लोगों को दिख रहा है प्यारे बच्चों पूरा? जी दिख रहा है। अवतल दर्पण में तथा जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। फिर समझिएगा, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अवतल दर्पण में, तथा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। यहाँ लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में तथा जाती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में। अब प्यारे बच्चों हम लोग इसका तीसरा नियम देख लेते हैं। फिर से यहाँ पे दो अवतल दर्पण बनाएंगे। ये मुख्य फोकस P, यहाँ पे ध्रुव, ये हो जाएगा F। एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे C, यहाँ पे F, P। अब देखिए जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस पर पड़ेगी ना, तीसरा नियम है, तो जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो जैसे ही यहाँ पर पड़ेगी प्यारे बच्चों, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और इस पर आपतित करेंगे ना तो पहले तो जाएगी और फिर वापस आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ लिखेंगे जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अवतल दर्पण में तथा जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्यारे बच्चों गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तो यहाँ पे गोली दर्पण में फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे गोली दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। प्यारे बच्चों गोली दर्पण तो दो प्रकार के होते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन अब हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे। यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ पे हमारी अगली हेडिंग है
गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो यहां देखिए प्यारे बच्चों, पहले तो हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना लिखेंगे, यानी नोट फर्स्ट। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। देखिए प्यारे बच्चों, गोली दर्पण तो दो प्रकार के होते हैं, अवतल उत्तल। तो अवतल में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। पहले हम प्रतिबिंब बनाने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि जो अवतल दर्पण होता है वो आभासी भी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी बनाता है। यानी इसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। और उत्तल दर्पण केवल आभासी बनाता है, समतल दर्पण केवल आभासी बनाता है। तो हम लोग पहले उत्तल दर्पण का पूरा होलिया समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसे पपलू हैं जो कि बच्चों को परेशान कर देते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है प्यारे बच्चों, आराम से पढ़िए, बहुत जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझिए। तो यहाँ पे अवतल दर्पण 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है। अब आप कहेंगे वो 6 प्रकार कैसे हैं? 2 शब्द समझिएगा। पहले, एक प्रतिबिंब की स्थिति और दूसरा प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ इमेज, और प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब नेचर ऑफ इमेज। प्रतिबिंब की स्थिति में हम लोग लिखेंगे कि अगर वस्तु अनंत पर रख दिए तो प्रतिबिंब फोकस तल पर प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो गई? फोकस तल पर। और इसका नेचर क्या है? वास्तविक, उल्टा, वह से बहुत छोटा। यानी जब आप अनंत पर रखते हैं ना तो प्रतिबिंब फोकस तल पर बनता है। और कैसा बनता है? उसका प्रकृति क्या होता है? वास्तविक, उल्टा, वह से बहुत छोटा। अभी ऐसे ही समझ लीजिए, जब कोई आदमी बहुत दूर होता है तो आपको कैसे दिखता है? बहुत छोटा सा। ऐसे ही दर्पण एक इतना बड़ा रख दो और आदमी बहुत दूर पर खड़ा कर दो, अनंत पर, तो उस दर्पण में मान लीजिए आप उसको आदमी को देख नहीं पाएंगे, लेकिन प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा। तो यहाँ पे अवतल दर्पण में वस्तु को रखने की 6 स्थितियां हैं। पहली स्थिति कहाँ पे रखेंगे? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस तल पर। फिर दूसरी स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी स्थिति जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। चौथी स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। और पांचवी स्थिति जब फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना देता है, अनंत पर बना देता है। और छठवीं स्थिति जब वक्रता केंद्र फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की ओर ही प्राप्त होता है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। तो चलिए देख लेते हैं एक एक। अवतल दर्पण में कुल कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 6। तो यहाँ पे हम लोग केस फर्स्ट लेकर चलेंगे। अब पहले वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है, अनंत पर स्थित होता है
जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो यहाँ देखिए, सबसे पहले एक दर्पण बनाएंगे हम लोग इस तरीके से, अवतल दर्पण बना लेते हैं और यहाँ पर ये है ध्रुव, ये है वक्रता केंद्र, ये है फोकस और ये है इन्फिनिटी। अब वस्तु को कहाँ पर रख दिए? अनंत पर, और इस वस्तु का नाम है प्यारे बच्चों AB। और आप जानते हैं कि अनंत से चलने वाली किरणें समांतर होती है। ऐसे इतनी लंबाई मान लीजिए वस्तु की है, तो अनंत से चलने वाली किरणें परस्पर समांतर होती है, तो इस तरह सीधे चली आएगी। दो किरण डालेंगे, एक तो फोकस पर और दूसरा वक्रता केंद्र पर, ऐसे। और इसमें आप जानते हैं कि जब फोकस पर डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ऐसे इस तरीके से। ये थोड़ा मुड़ गई है, इस तरीके से आना चाहिए। और यहाँ पे आप देखिए लंब डालेंगे ऐसे, तो यहाँ पे कहीं पे गिरेगा, इसका प्रतिबिंब B डैश A डैश पर प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि जब ये पहली किरण चली है फोकस से होकर गई, तो यहाँ पे जैसे टकराई मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और उसके बाद दूसरी किरण जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो एक ये परावर्तित किरण है और एक वापस जो लौटी है, इसमें ये दोनों परावर्तित किरणें यहाँ पे काटी और दो परावर्तित किरणें जहाँ पर काटती वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ जैसे ही काट गई ना, तो ये हो गया B डैश और ये A डैश। मैंने लंब डाल दिया तो ये प्रतिबिंब की लंबाई हो गई और ये वस्तु की लंबाई यानी ऊंचाई कह सकते हैं। अब देखिए, जब अनंत पर रखे वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस तल पर, यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? फोकस तल पर। और इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? तो कहेंगे वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा। अब ये बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने एक शर्त बताया कि जब आप बहुत दूर होंगे, बहुत दूर, तो आपके रेटिना पर प्रतिबिंब बहुत छोटा सा बनेगा, यानी वो आदमी बहुत आपको छोटा सा दिखेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर लिखेंगे? वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तल पर प्राप्त होता है। वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तल पर प्राप्त होता है। फोकस तल। अब प्रतिबिंब की प्रकृति में लिखेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति देखिए, प्रतिबिंब की प्रकृति में लिखेंगे वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा। तो ये रही जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा। अब दूसरा केस हम लोग लेते हैं प्यारे बच्चों। वस्तु को रख देते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के
अनंत एवं वक्रता केंद्र के, जो वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है। रखा जाता है। तो अवतल बनाना चाहिए था, मैंने उत्तल बना दिया। ध्रुव ये है सी, फोकस। अब वस्तु को यहां पर रखेंगे, ये है ए बी, और जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस पर पड़ेगी ना, तो आप जानते हैं कि फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये दोनों, ये देखो एक परावर्तित किरण ये है, एक ये है, दोनों किरण यहाँ पे काट रही हैं, बी डैश ए डैश। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर लिखेंगे? प्रतिबिंब की, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के वस्तु का प्रतिबिंब फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखेंगे? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। यानी प्यारे बच्चों, वास्तविक वस्तु से छोटा कैसे हो गया? अभी जब अनंत पर रखे थे तो बहुत छोटा था, और जब और पास में आएगा वस्तु तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो केस कंप्लीट होते हैं। अब तीसरा केस देखिए, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यहाँ लिखेंगे थर्ड नंबर, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो प्यारे बच्चों, जब वक्रता केंद्र पर रखोगे ना, तो देख लो इसका क्या सिस्टम होगा। ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस, इन्फिनिटी। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, हमने कहा वस्तु को कहां पर रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। ए मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी, कहां से होकर जाएगी? फोकस से, और दूसरी किरण फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पे लंब डालेंगे तो यहाँ देखो कट कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि जितनी लंबाई वस्तु की है, ए डैश बी डैश, ये ए डैश और ये बी डैश, जितनी लंबाई वस्तु की उतनी ही लंबाई प्रतिबिंब की है। और वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे है ना,
तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। यानी प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है। केंद्र पर प्राप्त होता है और प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखेंगे? वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। वास्तविक उल्टा वस्तु के। प्यारे बच्चों, ये हमारा तीसरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे वस्तु को। यानी जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको भी देख लेते हैं। यानी अब हमारा केस 4 चलेगा। केस 4, जब वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में रखा जाता है। एक अवतल दर्पण बना लीजिए प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, बहुत ही स्लो पढ़ा रहे ताकि आपके दिमाग में 99.99% धंसे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 99.99% क्यों बोला, 100% क्यों नहीं बोला? क्योंकि 100% भगवान भी अपने में सफल नहीं है, इसलिए आदमी कहाँ से हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये अनंत हो जाएगा और इसमें देखिए वस्तु को यहाँ पर रखो ए बी, मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से, दूसरी किरण फोकस से तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब आप इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र यहाँ है और प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, बी डैश ए डैश। यानी प्रतिबिंब जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है। प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में। प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखेंगे? वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। अभी देखिए प्यारे बच्चों, जब वस्तु इसके बीच होगा ना और यहाँ जब प्रतिबिंब बनेगा तो बड़ा हो जा रहा है। आपको देखने में ही ऐसा लग रहा है। वास्तविक उल्टा
वस्तु से बड़ा। अब देखिए अगला हम लोग केस चलेंगे 5 नंबर लेकर। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, तो देखिए प्यारे बच्चों एक अवतल दर्पण ऐसे बनाइए और ये हो जाए C, मुख्य फोकस F, यहाँ पे लिख देते हैं फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब वस्तु को यहीं पे रख दे रहे फोकस पर। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी ना, ये चली जाएगी ऐसे। एक किरण यहाँ इस तरीके से आपतित करेंगे तो ये पहली रेखा के प्रकाश का परावर्तन का नियम आप पढ़े होंगे, वही चीज़ यहाँ पे लागू हो रहा है। यानी जो एंगल ये है वही एंगल ये है। कोण I बराबर कोण I बराबर कोण R से ये दोनों किरणें समांतर हैं और आप जानते हैं कि समांतर किरणें कहाँ पर मिलती हैं? अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा B डैश A डैश। और जब हम यहाँ रहेंगे हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ये बहुत बड़ा बनेगा। तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब की प्रकृति में वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा एवं वस्तु से बहुत बड़ा प्राप्त होता है। तो 4 केस कंप्लीट, 5 केस। अब 6वां चलेगा प्यारे बच्चों। 6वां नंबर देखिए, लास्ट नंबर है ये। जब वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच में रखते, ध्रुव के बीच में रखते हैं। चलिए रख दीजिए। तो ऐसे फिगर बनाएंगे, यहाँ पे P C, ये हो जाएगा F, वस्तु यहीं पे रहेगा। थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ये AB है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण यहाँ पड़ेगी, तब लंबवत ऐसे बराबर हो जाएगी। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ा दीजिए। आप देखेंगे यहाँ कहीं पे प्रतिबिंब बनाएगा ये और ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे लंब डालेंगे तो यहाँ पे प्रतिबिंब आभासी बनेगा B डैश A डैश। प्यारे बच्चों, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है 6वां नंबर, वो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी। प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे
वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति में वास्तविक उल्टा एवं वस्तु वास्तविक नहीं है प्यारे बच्चों, आभासी है, सीधा बनेगा। आभासी कामा सीधा एवं वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग चलेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए पहले उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह केवल, यानी अब नोट 2 चलेगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। और उत्तल दर्पण में केवल एक ही प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु को आप चाहे जहां रख दो, प्रतिबिंब केवल एक ही जगह बनता है। ये इन्फिनिटी है, अनंत पर रखोगे चाहे यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये अनंत जब प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र पर आपतित करते हैं, उसी माध्यम, ये देखिए ये दोनों किरण यहाँ पे कट कर रही हैं, यहीं पे लंब डाल दीजिए, बी डैश ए डैश। तो प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है? ध्रुव एवं फोकस के बीच में। प्रतिबिंब ध्रुव एवं फोकस के बीच में प्राप्त होता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखेंगे? सीधा बन रहा है ना प्यारे बच्चों इसमें, तो लिखेंगे आभासी सीधा, वस्तु छोटा। देख रहे हो वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा बना है, लिखेंगे आभासी सीधा वस्तु से छोटा। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों।